नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र ओझा सर। आज बीसीडब्ल्यू के सहचर वाले इस प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले वाले वीडियो में आप लोगों का जिस तरह से प्यार दुलार मिला, वैसे ही प्यार दुलार की आशा करता हूं आगे भी। 1857 की क्रांति हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था और आज फिर उसके बाद वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। बिहार एसआई का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है। इसको देखते हुए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं लेकर के आया हूं, लेकिन ये अभी आपको 20 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, तो 20 क्वेश्चन में करीब करीब 200 प्लस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करने वाला हूं। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि ये क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को टॉपिक पे एक अच्छी क्लैरिटी बन जाए। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1885 यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, यहां से शुरू करेंगे और फिर 1947 यानी भारत की आजादी तक के पीरियड को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और इसको 3 फेज में बांट करके पढ़ेंगे, है ना। यानी फर्स्ट वाला जो फेज होगा वो मॉडरिस्ट फेज होगा, यानी उदारवादी काल होगा, जो 1885 से लेकर 1905 तक चलेगा। उसको मैं अभी आप सबको बढ़िया से आप लोग नोट्स करते जाइएगा, इस पे दिखाऊंगा, लिखूंगा। और सेकेंड फेज जो पढ़ेंगे वो एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ेंगे, जो 1905 से लेकर के और फिर 1919 तक चलेगा। और फिर 1919 से 1947 तक लास्ट गांधीयन फेज चलेगा, यानी गांधी युग का आरंभ। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट में मैंने देखा कि वो इस बात को लेकर के कर रहे थे कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी। आज मैं जो है बायलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करूंगा और आप सब जो है अपना देखिए, बहुत सारे चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन के रूप में, तो जब मैं डिस्कस करता हूं तो बहुत सारी चीजें मैं लिख नहीं पाता हूं लेकिन बोल देता हूं। तो आप लोग क्या कीजिए, इस स्लाइड को आगे पीछे कर करके और उसका नोट्स जरूर तैयार कीजिए। इससे क्या होगा कि एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम वाला टाइम होगा, उस टाइम पे आप लोग फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसकी हमारी तरफ से पूरा पूरा प्रयास रहेगा। वैसे मेरे प्रयास के साथ आप सभी का प्रयास भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है वो स्थापना कब हुई थी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, कांग्रेस एक टॉपिक है अपने आप में, और इस टॉपिक पे हम जब पूरी तरह से पढ़ा देंगे, आज क्लैरिटी बना देंगे, आप सब अच्छे से इस टॉपिक को समझ जाएंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, टॉपिक पे पूरी क्लैरिटी हो, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी किया जाए आप सब उसका आंसर आसानी से दे पाए। तो इसलिए कांग्रेस जो एक टॉपिक है ना 1885 का, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको हम डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। और तब जाकर के आपसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन के फॉर्म में तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके और आप लोगों को लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा है सत्येंद्र सर वाली क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड बात करें उससे पहले आप सबको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में, क्योंकि मेरी आदत है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो उसके बैकग्राउंड में हल्का सा जरूर जाता हूं, क्योंकि ये यूपीएससी का मेंस वगैरह का तो मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि बीपीएससी और बीपीएससी के अंडर में जितने भी एग्जाम है, आप सबको एक अच्छी जो है अंडरस्टैंडिंग यहां पे डेवलप हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी। और देखिए, ये जो 1885 ईयर है, इसी में चूंकि कांग्रेस का इस्टेब्लिश हुआ था, कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई थी, स्थापना हुआ था, यहीं से लेकर के हम लोग और 1947 यानी भारत की आजादी तक का इतिहास को पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई वो किन हालातों में हुई, क्या ऐसा जरूरत पड़ा कि इतने बड़े लेवल पे, व्यापक लेवल पे, देश स्तर पे एक बड़ी पार्टी की जरूरत महसूस की जाने लगी। आखिर ब्रिटिश सरकार की क्या कुछ ऐसी नीतियां जिम्मेदार रही उस टाइम पे, और तब जाकर के हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको जो है बात करने से पहले थोड़ा देखते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की, तो दोस्तों इस बात को आप सब ध्यान रखिए कि जब भी हम बात करेंगे ब्रिटिश सरकार की, तो ब्रिटिश शासन जब भारत में था, ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित हुआ, उसके पहले यदि देखा जाए तो भारत
खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, आत्मनिर्भर राष्ट्र था, यानी किसी दूसरे देश से किसी चीज की जरूरत नहीं थी भारत को। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आरसी दत्त जी जो है एक बहुत बड़े इतिहासकार है, आरसी दत्त, जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा। आप दादा भाई नौरोजी के बारे में सुने होंगे, कांग्रेस पार्टी के वो एक बहुत बुजुर्ग इंसान, ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एक पब्लिश की थी अपनी बुक, 1867 में वो प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब के लेखक कौन है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस पार्टी के एक लिबरल लीडर थे, उदारवादी नेता थे, यानी मॉडरेट लीडर थे। और इन्होंने 1867 में ये बुक जो है इनकी पब्लिश हुई थी, काफी चर्चा में रही, इसको लेकर के वाद विवाद भी खड़ा हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी उस वाले पीरियड में जब हम जाएंगे तो आप सभी को बताएंगे। बहरहाल हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत खुद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, और उसमें ये किताब में बताया गया है कि भारत जो है वो लगभग 27%, 100 में से 27% अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता था, यानी निर्यात करता था। और निर्यात करने वाले सिर्फ ये यूरोपियन कंट्री की ही मैं बात नहीं कर रहा कि डच, पुर्तगाली ये सब जो आए, जो मैंने बैकग्राउंड बात की थी। पोर्तुगीज हम बताते हैं कि यूरोपियन कंट्री में पहला कौन आया, तो इससे पहले वाले में मैंने बात किया कि भाई 1498 में पोर्तुगीज आए, और मैंने बताया था वास्को डी गामा, और फिर जाकर के 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की। लेकिन उससे पहले भी बात करूं कि भारत का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। जैसे मैं बात करता हूं मिस्र की, इजिप्ट की बात करता हूं, मैं बात करता हूं ग्रीक यानी यूनान की बात करता हूं, मैं बात करता हूं टर्की की बात करता हूं। ऐसा नहीं था जैसा कि अधिकांश किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि पोर्तुगीज आए, तो पोर्तुगीज यूरोपियन थे। अरबियन कंट्री के साथ भी भारत के गुजरात और केरल के लोगों के साथ व्यापार इससे पहले चल रहा था। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर जो है 27% निर्यात करने वाला देश जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक कंट्री है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अमेरिका जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसे रिचेस्ट कंट्री वो नहीं है, वो अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करता है। जो आज हमारे इंडिया में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कि जो हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, वो अधिकांश कहीं ना कहीं अमेरिका से बनी हुई है। तो मैं ये क्या कहता हूं कि निर्यात करने वाला, सेल करने वाला देश गरीब नहीं होता बल्कि बहुत धनी होता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आखिर ऐसी क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ऐसा क्या किया कि 27% निर्यात करने वालों का निर्यात घट करके जो है, और मैं बताऊं कि 1867 जाते जाते जो है 2% पे आ गया था। और ये किताबों में दिया गया है। आरसी दत्त जो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उनकी किताबों में कि निर्यात दर घट करके 2% पे आ गई थी। अब जरा सोचिए 27% से 2% कितना ज्यादा शोषण हुआ भारत का, कितना ज्यादा एक्सप्लोट किया इन लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने। और ब्रिटिश सरकार के इसके लिए ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक जो नीतियां थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, जिसके चलते भारत की इतनी ज्यादा बर्बर यानी दयनीय स्थिति, पिटिएबल कंडीशन हो गया। तो मैं आप सबको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं यहां पे कि आप इस सिचुएशन को समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हाँ, कांग्रेस के बाद का जो है। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर पे ले चलने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है। और देखिए जब मैं बोल रहा हूं ना, तो हर बात में जो है आपको एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है। जैसे मैंने कहा कि से भारत जो है वो अपना कितना परसेंट ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है वो निर्यात करता था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 27%। आपको ये पता होना चाहिए कि 1867 में जो है वो एक बुक पब्लिश की गई, दादा भाई नौरोजी जो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते थे, अर्थशास्त्री माने जाते थे, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उस किताब का नाम था। तो ये सब नोट बनाते जाइए। मैं वही फिर से बोलना चाहूंगा आप सबको कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें लिखता नहीं हूं, लेकिन वो बोलता हूं, तो उसको नोट्स यदि बना करके और लाइन बाय लाइन आप पढ़ लिए ना, मैं इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाएगा। तो आइए अब आगे वाले हम देखते हैं कि अब जो है आपको ये पता चल गया कि इतनी दयनीय स्थिति हो गई। जो भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र हुआ करता था ब्रिटिश शासन से पूर्व, लेकिन आर्थिक ब्रिटिश
गलत आर्थिक नीतियों की वजह से भारत के लोगों की जो है वो स्थिति काफी दयनीय होती चली गई और इससे भारत के लोगों में पब्लिक एंगर जो है ना स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट द टाइम, उस समय बढ़ने लगा था। तो मैं बताऊं कि आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष की भावना उमड़ने लगी, जो आप लोगों ने देखा भी कि 1857 के विद्रोह के रूप में उसका प्रस्फुटन हुआ था। तो अब इसके बाद 1857 की क्रांति तो हो गई, भारत की जनता असंतोष में है, लेकिन आगे आखिर कांग्रेस की स्थापना से पहले ऐसे कौन से हालात बन गए कि कांग्रेस की जरूरत पड़ गई। छोटे छोटे लेवल पे कई सारी पार्टियां थी, जैसे हम बात करें इंडियन एसोसिएशन आगे जो 1876 में बनी, उसके बाद यदि हम बात करें मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी, अच्छा बंबई एसोसिएशन 1852 में बन चुका था। ऐसे करके बहुत सारी पूना सार्वजनिक सभा से लेकर के लैंड जो है सोसाइटी, बहुत सारी समितियां जो है हमारे यहाँ छोटे छोटे लेवल पे राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन वो एक क्षेत्रीय पार्टियां थी। देश लेवल पे कोई एक बड़ी पार्टी का अभाव था जो देश के प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके ब्रिटिश सरकार से। तो अब मैं ये बताना चाहता हूं आप सबको कि 1816 से लेकर के और 1880 तक, यानी 1880 तक, ये 20 सालों के दौरान इतना ज्यादा किसानों का जम करके शोषण किया गया, एक्सप्लोट किया गया भारत के किसानों को, कि इसके बाद 3 बार जो है इसमें 3 टाइम्स जो है फेमिन्स आया दोस्तों, यानी अकाल पड़ा, जिसे हम भूखमरी अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में हम कहते हैं। अच्छा देखिए अकाल क्यों आता है, तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, इससे पहले भी मैंने कहा था कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था उन लोगों के द्वारा, है ना, वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब कृषि का काम, जब खेती का काम, खेती बाड़ी का काम उद्योग धंधों के बेनिफिट के लिए किया जाने लगे, इंडस्ट्री के लिए किया जाने लगे, तो अब उसका जो है क्या होता है, उसका वाणिज्यीकरण हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि भारत में इंडिगो यानी नील की खेती जो किया जाता था, करवाते थे वो लोग, जो अ, जिसको हम लोग नीलहे बोलते थे, यूरोपियन इंडिगो फार्मर है, यानी किसानों के जो मालिक होते थे वो यूरोपियन थे, अंग्रेज थे। ठीक उसी तरह से हम देखें भारत में ओपियम, अफीम की खेती उन लोगों ने करवाना शुरू कर दिया, और अफीम जो है यहाँ से चाइना में निर्यात करते थे वो लोग, पैसा कमाते थे। जूट की जो है, रेशम की, कॉटन की, ये बहुत सारी खेती करवा रहे थे ना जो भारत में, वो ऑलरेडी उन लोगों को इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में मदद कर रही थी। लेकिन भारत के किसानों के लिए तो ये बर्बादी था। क्यों बर्बादी था? क्योंकि अब जरा सोचिए, नील की खेती कराओगे, अफीम की खेती कराओगे, चाय की खेती कराओगे, रेशम, जूट वगैरह की खेती कराओगे, आप जरा सोच सकते हो इस बात को कि आलू, प्याज, गेहूं वगैरह की तो खेती होगी नहीं, जो खाने पीने वाली चीजें हैं। और जब खाने पीने वाली चीजों की खेती नहीं होगी, यानी खाद्यान्न संकट तब उभर करके आएगा। तब क्या होगा? फूड ग्रेन्स में जो है वो कमी आने लगेगी, यानी फूड क्राइसिस की समस्या बन जाएगी। और जब खाने पीने वाली जो है चीजों में कमी हो जाएगी, तो पैसा खा करके तो कोई जिएगा नहीं। तो यही हुआ कि हमारे देश में 1860 से लेकर के 1880 के दौरान जो 3 बार जो है अकाल पड़ा, फेमिन आया, वो काफी दर्दनाक था, और ब्रिटिश सरकार ने उस समय भारत के लोगों को मरने दिया, लेकिन कोई सहायता नहीं की। अब ये तीनों बार याद रखना है आप लोगों को कि कब कब आया था। तो पहला याद रखना है कि 1860 से 61 में पहली बार आया, और उस समय जब अकाल पड़ा 1860 से 61 में, आप लोगों को मैंने बताया था कि इस समय जो है वायसराय भारत का कौन था, तो आप लोगों को ये भी पूरा बढ़िया से पता है। 1857 की क्रांति के समय में कौन था, वही था इस समय, और जिसको लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं। तो देखो पहली बार जब आया, तो एक स्मिथ ब्रिटिश अधिकारी जो है, जिसका नाम था स्मिथ, तो स्मिथ की अध्यक्षता में, ब्रिटिश ऑफिसर स्मिथ की अध्यक्षता में स्मिथ कमेटी बनाई गई कि भैया जांच करो कि इस अकाल का कारण क्या है और क्या हम सहायता कर सकते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन इस समिति की जो रिपोर्ट आई, उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने कोई फॉलो नहीं किया, और न ही उससे जो है किसानों को समस्या को सुलझाया, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था प्रॉपर करना, पानी की व्यवस्था करना, ताकि वो उनका जो है अच्छे से जो है उनके खेतों के सिंचाई हो सके, और उनको जो है आर्थिक रूप से थोड़ा मदद कर पाना, जो जरूरी चीजें हैं वो चीजें नहीं किया गया। यहाँ पे स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट जो है धरी की धरी रह गई। अब मैं बताऊं दूसरी बार
न करने के कारण फिर से जो है 1866 से लेकर के और 67 में दूसरी बार जो है, ये देखो 5 साल के अंदर ही एक बार फिर से आ गया भारत में अकाल, दूसरी बार आ गया यहां पे। और इस समय जो है कैंपबेल कमीशन बनाया गया, कैंपबेल आयोग बनाया गया, कैंपबेल समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई, कैंपबेल। और आप लोग को पता है इस कैंपबेल के बारे में मैं 1857 की क्रांति में भी पढ़ा चुका हूं कि कैंपबेल ने कई जगहों पे विद्रोह को दबाया था। तो कैंपबेल कमेटी ने भी जो है उसकी अध्यक्षता में बनाई गई, लेकिन उसकी सिफारिशों को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना और भारत के किसानों का जमकर जो है शोषण हुआ। कई सारे जो है किसान जो है उस फेमिन में, उस अकाल में भूखमरी से मारे गए। और फिर तीसरी बार जो है इसका थर्ड टाइम, तीसरी बार जो है 1876 से लेकर के और 1878 के बीच जो है तीसरी बार जो है अकाल का सामना करना पड़ा भारत को। ये मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बनने से पहले क्या ऐसी हालात हो गई जिसने कांग्रेस पार्टी को जन्म देने पे विवश कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूं कि ये जो तीसरा वाला जो अकाल पड़ा 1876 से 78 तक, इस समय वायसराय था लॉर्ड लीटन। ये काफी भयंकर अकाल था। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस अकाल में आरसी दत्त साहब, रमेश चंद्र दत्त, जो एक भारत के बहुत बड़े इतिहासकार है, जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास की जो पहली पुस्तक प्रकाशित की, उसमें इन्होंने बताया कि 1876 से 78 के समय पे जो लॉर्ड लीटन था, उसके शासनकाल में लगभग अकाल से 50 लाख से ज्यादा जो है किसानों की मृत्यु हो चुकी थी। अब आप जरा सोचिए कि देश में भूखमरी से 50 लाख लोग मर जाए। आज प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी साहब, और आज किसान जो है हजारों की संख्या में किसान मरने लगे, तो कल जाकर के भारत की जनता किस तरह से आक्रोशित होगी भारत की सरकार के ऊपर। तो आप जरा सोचिए कि भारत के लोगों में असंतोष और आक्रोश की भावना आखिर क्यों न पनपे। तो इस बात को समझिए कि 50 लाख लोगों की जब जाने गई, लॉर्ड लीटन कुछ नहीं किया, बस एक जो है भारत के दिलासा दिलाने के लिए जो है स्ट्रेची आयोग का गठन कर दिया। अब ये स्ट्रेची था कौन? तो ब्रिटिश अधिकारी था, जिसकी अध्यक्षता में स्ट्रेची समिति बनाई गई, कमेटी बनाई गई। तो ये लोग करते क्या थे कि जब भी अकाल आता था, वो कमिटी बना देते थे, उनकी रिपोर्ट आ जाती थी। भारत के लोगों को ऐसा लगता था कि चलो ब्रिटिश सरकार मेरे लिए कुछ करेगी, लेकिन अंततः वो लोग टालते रहते थे चीजों को, और टालने से परेशानियां घटती नहीं है दोस्तों, परेशानियां और बढ़ जाती है। देखो, मैं केवल आप लोगों को पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, मैं ये प्रयास करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आप समझे अच्छे से, और ऐसे समझे कि क्वेश्चन छूटने की संभावना से। अब देखिए इसी पे कई तरह के क्वेश्चन बनेगा आपका। पूछेगा किसे, ये बताइए कि 1860-61 के दौरान, या जिस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, उस समय जो है भारत में अकाल कब पड़ा था, तो इसके ईयर दे सकता है। या स्मिथ कमेटी कब बनाई गई थी, ये भी ध्यान में रखना है। स्मिथ कमेटी जो है 1860 में बनाई गई, 61 में रिपोर्ट दी। और यहाँ जो ये मैं देख रहा हूँ 66 में बनाई गई, 67 में रिपोर्ट दी, और इतना साल तक चलता भी रहा। ये जरा 2-2 डिजिट वाला जो मैंने लिखा है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये ऐसे 3 बार जो अकाल हुआ, वो भारत के जनता की समस्या को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि भारत में जो छोटे दल थे, जैसे मद्रास महाजन सभा से लेकर के पूना सार्वजनिक सभा से लेकर के जितने भी है, बंबई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी वाला, अब इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ जो है 1876 में बना। तो इन दौरान कई सारी जो है छोटे छोटे लेवल पे पार्टियां भी बनी, लेकिन वो पूरे भारत की समस्या का समाधान नहीं कर सकती थी दोस्तों। और जरूरत था एक ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, एक ऐसी राजनीतिक संस्था की जो पूरे देश का नेतृत्व कर सके और पूरे देश का जो है समस्या का समाधान कर सके। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई, इसके लिए पहल क्या किसी भारतीय ने की थी या फिर अंग्रेज ने ही की थी? तो देखो, मैं ये कहना चाहूंगा आप सबको कि सारे के सारे अंग्रेज दुष्ट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जो विभीषण काका निकले। जैसे हमने आपको इससे पहले बताया था 1857 की क्रांति में कि मंगल पांडे का एक दोस्त था जिसका नाम था कैप्टन गार्डन। तो कैप्टन गार्डन जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी की सजा जवाहरलाल तिवारी की अध्यक्षता में जब सुनाई जाती है 6 तारीख को, और 8 को उनकी फांसी की सजा दी जाती है, तो फिर वो भारत के सिपाहियों का साथ देता है। तो ठीक उसी तरह से कुछ ब्रिटिश ऐसे भी हम पढ़ेंगे जो अंग्रेज थे, जैसे मैं जॉर्ज यूले का नाम लूंगा, विलियम वेडरबर्न का नाम लूंगा,
है ना, मैं नाम लूंगा डब्ल्यू स्कैन का नाम लूंगा, मैं खुद कांग्रेस पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं एलन ओक्टियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम बोला जाता है, ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तो उनका जो है नाम लूंगा। ये ऐसे कुछ थे जो भारतीय आजादी के पक्षधर थे, भारतीय आजादी के पुजारी थे। अब क्वेश्चन आंसर तो आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस जरूर जनरेट कर दूंगा, लेकिन आप वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा का पूरा देखिए, तभी इसका फायदा उठेगा। और एक बार यदि पढ़ लिया ना, तो मैं इतना कह रहा हूं, आपको किसी और क्लास लेने की जरूरत से तो मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कमी बस यही है कि आप 5 क्लास देखते रहते, थोड़ा ये भी टीचर का देख लूं, वो भी टीचर का, आप फोकस होकर के इसको देखिए, ऑथेंटिक बुक भी पढ़िए, ऑथेंटिक टीचर से भी पढ़िए। तो चलिए आइए हम आगे जो है बात करते हैं कि 50 लाख लोगों की जान गई, और ये जान कहां कहां तीसरा वाला असर रहा, तो ये याद रखना है, तीसरा वाला का असर रहा मद्रास में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और बंबई में सबसे ज्यादा किसान इस 50 लाख लोगों में से मरे थे। ऐसे पूरे भारत में फैला हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो किसानों की मृत्यु मद्रास से हुई थी, उत्तर प्रदेश से हुई थी, बंबई से हुई थी और पंजाब से हुई थी। अब कांग्रेस पार्टी की स्थापना आखिर इन स्थितियों में जो 3 बार जो है अकाल पड़ चुका है, इसको आप जल्दी से जो है इसका पिक ले लीजिए, और फिर जाकर के हम जो है इसे थोड़ा मिटा देते हैं और फिर जाकर के आगे हम इसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब ये मैं बताना चाहता हूं आप सबको, एक सेकेंड,